आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो बाहर से देखने पर शायद एक साधारण सी प्रेम कहानी लगे, लेकिन असल में ये बहुत बहुत कुछ बयां करती है। हम बात कर रहे हैं लव स्टोरी के मुख्य किरदारों रेवंत, जिसे प्यार से रॉकी भी कहा जाता है, और मौनी की। ये सिर्फ डांस या रोमांस के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जाति व्यवस्था की उस क्रूर यथार्थ और बचपन के गहरे आघातों से लड़ने की एक बेहद शक्तिशाली दास्तान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की नींव समझने के लिए जरा रॉकी की माँ के इन शब्दों पर गौर करते हैं। इतनी मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और हमें वहां पैर नहीं रखने दे रहे। ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं है, ये उस कठोर और कड़वी सच्चाई का आईना है जिसमें ये पूरी कहानी रची बसी है। ये साफ तौर पर उस सिस्टम को दिखाता है जहां एक पूरा वर्ग दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी सम्मान तक नसीब नहीं होता। और यही वो भावनात्मक बोझ है जो रॉकी के हर एक कदम, हर एक फैसले को गहराई से प्रभावित करता है। अब हम आते हैं भाग 1 पर, शून्य से एक सपना। यहां से असली संघर्ष शुरू होता है। अपना खुद का जुम्बा सेंटर खड़ा करना, भाई ये रॉकी के लिए कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। रुकावटों का तो जैसे पहाड़ खड़ा है उसके सामने। एक तरफ 2 महीने का किराया बकाया है, तो दूसरी तरफ एक छोटा सा 50,000 रुपए का बैंक लोन लेने जाओ तो वहां भी 6 महीने का इंतजार और जमीन के कागजात मांग लिए जाते हैं। असल बात तो यह है कि बिना किसी ठोस सामाजिक या जातिगत बैकग्राउंड के एक कमर्शियल लोन मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। ऊपर से पड़ोसियों की आवाज को लेकर शिकायतें, और एक डांसर होने के नाते समाज में जो सम्मान की कमी है वो अलग। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो लगातार रॉकी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रॉकी हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी माँ की एक बहुत ही शानदार सलाह उसके लिए एक तरह से मूल मंत्र बन जाती है। हमें अपना हाथ उनसे ऊपर रखना होगा, काम, दिमाग, हर चीज में उनसे आगे होना होगा। ये कोई हिंसक बगावत नहीं है, बल्कि ये अपनी मेहनत और एक्सीलेंस के दम पर अपनी जगह बनाने की एक पक्की ठान है। और सच कहें तो यही वो आग है जो रॉकी के अंदर उस जुम्बा सेंटर को किसी भी हाल में सफर बनाने का जुनून पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जाति का बोझ। यहां रॉकी और मोनी के बीच का जो सामाजिक अंतर है वो बहुत कुछ साफ कर देता है। एक तरफ हमारे पास रॉकी है जो पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी का शिकार है, मजदूर वर्ग से आता है और गांव में मुश्किल से उसके पास आधा एकड़ जमीन है। और दूसरी तरफ मौनी है जो उसी रामपुर गांव में 25 एकड़ जमीन वाले एक बहुत ही रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती है। लेकिन क्या इस विशेषाधिकार का मतलब आजादी है? बिल्कुल नहीं। मौनी का परिवार उस पर एक ऐसा दमनकारी नियंत्रण रखता है जो उसका दम घोटता है। मतलब दोनों ही अपने अपने तरीके से एक बहुत ही घुटन भरी व्यवस्था के शिकार हैं। अब ये व्यवस्था कितनी क्रूर हो सकती है, इसे हम इस 10 लाख के आंकड़े से समझ सकते हैं। जब रॉकी अपने बिजनेस के लिए अपनी वो छोटी सी आधा एकड़ जमीन बेचना चाहता है तो गांव के दबंग, खासकर मौनी के मामा नरेश, जानबूझकर उसकी बेहद कम कीमत लगाते हैं। ये महज कोई व्यापार या मोल भाव नहीं है, ये सीधा सीधा आर्थिक शोषण है। उनका मकसद बस रॉकी को उसकी तथाकथित औकात याद दिलाना है ताकि वो कभी सिर उठाकर जी ना सके। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा अगला पड़ाव है भाग 3, डांस के जरिए एकजुट होना। अगर हम इन दोनों की स्थितियों को देखें तो मौनी एक बीटेक ग्रेजुएट है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने परिवार के उस घुटन भरे माहौल से बचने के लिए बस 15,000 रुपए महीने की नौकरी ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के पास एक जगह है, गजब की महत्वाकांक्षा है, लेकिन अपने सेंटर को चलाने के लिए उसे एक महिला ट्रेनर की सख्त जरूरत है। ऐसे में रॉकी उसे सीधा 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर दे डालता है। मौनी की इंजीनियरिंग वाली समझ और महिलाओं को कंफर्टेबल महसूस कराने की खूबी रॉकी की जबरदस्त एनर्जी के साथ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। दोनों अपनी अपनी मजबूरियों से निकलकर एक साथ अपना एक सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। और इस 50-50 वाली पार्टनरशिप का रिजल्ट पूरे 100 नए स्टूडेंट्स। जी हां, मौनी के जुड़ने के कुछ ही समय बाद उनके सेंटर में 100 लोग जुड़ जाते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ साबित करता है कि जब 2 अलग अलग दुनिया के लोग जो अपनी अपनी भयानक लड़ाइयां लड़ रहे हों एक साथ आते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनका ये छोटा सा बिजनेस देखते ही देखते सफलता की उड़ान भरने लगता है। लेकिन कामयाबी का यह सफर इतना सीधा भी नहीं है। अब बात करते हैं भाग 4 की, एक काले अतीत का सामना। यहां आकर एक बहुत ही डार्क और भयानक सच्चाई सामने आती है। शुरुआत में हमें शायद लगे कि मौनी सॉफ्टवेयर जॉब के इंटरव्यू में इसलिए फेल हो रही है क्योंकि वो नर्वस है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उसे चक्कर आना, उसका वो डर जाना, ये सब कोई अक्षमता या कमी नहीं है।
ये बचपन में हुए उस गहरे यौन और मानसिक आघात का सीधा सीधा नतीजा है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवार के एक सदस्य ने उसे दिया है। मौनी का ये दर्दनाक खुलासा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कमीना बच्चों को नहीं छोड़ता। उसका अपना सगा मामा, जो गांव में इतना रसूखदार इंसान है, वही असल में एक दरिंदा है। और अब हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो गए हैं, क्योंकि उस इंसान की नज़र अब मौनी की छोटी बहन पर है। यही वो पल है जहां ये पूरी कहानी सिर्फ खुद को बचाने से कहीं आगे निकल जाती है। अब ये एक मासूम की जिंदगी बचाने की लड़ाई बन जाती है। और यहीं से नींव पड़ती है हमारे 5वें और अंतिम भाग की आज़ादी की आखिरी लड़ाई। इनके बच निकलने का ये पूरा प्लान देखिए। एक पुलिस वाले की मदद से पुल पर मौत का नाटक रचना, फिर एम रानी के नाम से एक नया पासपोर्ट बनवाना और सीधा दुबई भाग जाना। यही उनका ओरिजिनल प्लान था। लेकिन असली हिम्मत तो तब दिखती है जब मौनी इस प्लान को बदल देती है। वो दुबई भागने की बजाय अपनी छोटी बहन को उस नर्क से बचाने के लिए सीधा अपने घर वापस लौट आती है, उसी राक्षस का सामना करने के लिए जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागती रही थी। शमशान वाले उस बेहद तनावपूर्ण दृश्य में रॉकी के जो शब्द हैं ना, वो सीधे जाकर दिल पर लगते हैं। ये शमशान भी उनका है। वो समझ जाता है कि भागना कभी भी कोई स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक गांव या एक परिवार की नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की है। जब जीने के लिए जमीन से लेकर मरने के बाद शमशान तक सब कुछ उन्हीं ताकतवर लोगों के कंट्रोल में है, तो आखिर कोई भागकर जाए तो जाए कहां? इसके बाद चीजें बहुत ही तेजी से अपने चरम की ओर बढ़ती हैं। मौनी निडर होकर अपने माता पिता के सामने खड़ी होती है और उनकी उस भयानक चुप्पी पर सवाल उठाती है। फिर रात के उस अंधेरे में, शमशान में, जब वो मामा उन पर जानलेवा हमला करता है, तो रॉकी और मौनी भागने की बजाय डटकर मुकाबला करते हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये उनके अस्तित्व और उनके सम्मान की लड़ाई थी। आत्मरक्षा में किए गए संघर्ष में उस मामा की मौत हो जाती है और अंततः अदालत भी सारी सच्चाई समझकर रॉकी को बाइज्जत बरी कर देती है। तो इस पूरे सफर को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा और चुपता हुआ सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जब भागना कोई विकल्प ही ना रह जाए, तो जातिवाद और पारिवारिक दुर्व्यवहार जैसी इतनी गहराई से जुड़ी इन सड़ी गली व्यवस्थाओं को आखिर खत्म कैसे किया जाए? रॉकी और मौनी की ये कहानी हमें साफ शब्दों में बताती है कि सिस्टम से भागने से कुछ नहीं होगा। एक न एक दिन उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका डटकर सामना करना ही पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।